देखो ध्यान से, ठीक है। क्या लिखता है कि इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। देखो ये चैप्टर तुम लोग का चैप्टर है ना, ये लेसन 4 है, ठीक है, लेसन 4 है। देखो नाम से क्या लग रहा है, हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है कि प्रीफरेंस शेयर, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है प्रीफरेंस शेयर का इशूड भी पढ़ना है और प्रीफरेंस शेयर का रिडेम्पशन भी पढ़ना है। लेकिन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिडेम्पशन पढ़ना नया, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर का हम लोग को वो सब तो हम लोग इशूड सब तो पढ़े ही है पहले। तो देखो सबसे पहले प्रीफरेंस, प्रीफरेंस का हिंदी होता है पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। प्रीफरेंस का हिंदी क्या होता है, पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर का मतलब होता है, क्या लिखता है, प्रीफरेंस शेयर आर टाइप्स ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। कंपनी पता ही तुम लोग का दो तरह का शेयर इशू करता है, ठीक है। कंपनी कितना तरह का शेयर इशू करता है, दो तरह का इशू करता है, ठीक है। एक इक्विटी शेयर और एक क्या करता है, प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। एक इक्विटी शेयर और एक क्या करता है, प्रीफरेंस शेयर। तो देखो ध्यान से, यहाँ प्रीफरेंस शेयर याद रखना। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, प्रीफरेंस शेयर आर टाइप्स ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी गिव शेयर होल्डर प्रीफरेंशियल राइट। देखो इसको प्रीफरेंशियल राइट मिला हुआ रहता है, मतलब पूर्वाधिकार, मतलब इक्विटी शेयर से ज़्यादा इसके पास राइट रहता है। प्रीफरेंशियल मतलब इसको सबसे पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा, किससे, तो ऑर्डिनरी शेयर से, ठीक है। जो ऑर्डिनरी शेयर रहेगा उससे अधिक इसको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसका की फीचर्स क्या है तो समझो ध्यान से। प्रीफरेंस शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। इसको सबसे पहले देखो, शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर होल्डर को हम लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा है कि हम लोग का प्रीफरेंस शेयर होल्डर इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड मिलने से पहले, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड मिलने से पहले इसको क्या मिल जाता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाता है। वो भी किससे, फिक्स, देखो ध्यान से यहाँ, वो भी किससे, फिक्स्ड रेट से। मतलब रेट भी इसका क्या रहता है, फिक्स, फिक्स मतलब निश्चित, ठीक है। इसका सर्टेन रेट से इसको डिविडेंड मिलता है, फिर किसको, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बारे में और क्या लिखता है, प्रियोरिटी इन पेमेंट। देखो पेमेंट में भी देखो, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी कभी बंद होता है, ठीक है, अगर कंपनी कभी बंद होता है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर रीपेड, उसको पहले मतलब ऑर्डिनरी शेयर से पहले उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, किसको, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। तो सीधा सीधी हम लोग को समझना है क्या कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित रेट से, ठीक है, वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। जब कभी लिक्विडेशन होता है, ध्यान से सुनना, जब कभी लिक्विडेशन होता है तो ऑर्डिनरी शेयर दैट मीन्स इक्विटी शेयर से पहले इसको पेमेंट होता है और बहुत सारा इसको राइट प्राप्त है, ऑर्डिनरी शेयर से ज़्यादा प्रीफरेंस इसको प्राप्त है, ठीक है। कितना प्रकार का होता है तो देखो ध्यान से, ठीक है। देखो प्रीफरेंस शेयर कितना प्रकार का होता है, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर का मतलब होता है, एक मिनट, ठीक है, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर का मतलब होता है क्या, डिविडेंड एक्युमुलेटेड इफ नॉट पेड इन गिवन ईयर। क्या लिखता है, अगर किसी कारणवश अगर हम लोग उस ईयर में डिविडेंड हम लोग नहीं पेमेंट कर पाए तो क्या लिखता है, मस्ट बी पेड इन द फ्यूचर। देखो इसको फ्यूचर में पेमेंट, मतलब वो समझो एक तरह से जमा रहेगा, वो एक तरह से क्या रहेगा, एक्युमुलेटेड मतलब उसके पास जमा रहेगा। एनी डिविडेंड कैन बी पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, और कभी भी वो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट होने से पहले उसको मिल जाएगा। नॉन कम्युलेटिव मतलब क्या होता है, इसमें डिविडेंड जमा नहीं होगा, मिला तो डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तो मिला, अगर इस साल डिक्लेयर नहीं होगा तो ये नहीं कि इस साल वाला जोड़ के अगला साल मिलेगा, मतलब नॉन कम्युलेटिव मतलब इसमें डिविडेंड जमा नहीं होगा और इसमें जमा होगा। कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, जो कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, कभी भी अगर प्रीफरेंस शेयर हम लोग लेते हैं तो एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद हम लोग उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल मतलब उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। रिडीमेबल मतलब क्या होता है, जो पेमेंट, देखो पेमेंट तो सब होने योग्य है, लेकिन रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, दिस शेयर कैन बी बाउट बैक बाय द कंपनी आफ्टर ए सर्टेन पीरियड एंड अपॉन मैच्योरिटी। देखो रिडीमेबल क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद या तो कंपनी बायबैक ले लेता है या तो अपने खरीद लेता है, नहीं तो तुमको पेमेंट कर देगा निश्चित समय के बाद। इररिडीमेबल मतलब क्या होता है, कंपनी जब लिक्विडेशन होगा उसी समय पेमेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इशू ऑफ, देखो इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ठीक है, इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, कंपनी इशू प्रीफरेंस शेयर रेज कैपिटल। देखो
इसमें प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करता है? क्योंकि कैपिटल को रेज करना है, कैपिटल को बढ़ाना है विदाउट गिविंग वोटिंग राइट। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को याद रखना वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। वोटिंग राइट टू द इन्वेस्टर एज ए प्रेफरेंस शेयर यूजुअली कैरिंग नो वोटिंग राइट, मतलब यूजुअली नहीं रहता है, ठीक है। ज़्यादातर में क्या रहता है, वोटिंग राइट देने का अधिकार, मतलब वोटिंग राइट का अधिकार उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं रहता, ठीक है। कैसे इशू करते हैं? तो सबसे पहले ऑथराइजेशन करते हैं आर्टिकल में, ठीक है। आर्टिकल किसको बोलते हैं? जो कंपनी चलाने के लिए जो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है उसको आर्टिकल बोला जाता है। तो सबसे पहले वहाँ से ऑथराइजेशन मिलना चाहिए। उसके बाद टर्म ऑफ इशू मतलब डिविडेंड रेट क्या होना चाहिए, कन्वर्टेबल होना चाहिए कि रिडेम्पशन टर्म क्या होना चाहिए, सब सिर्फ डिसाइड किया जाता है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, लास्ट में फिर कंपनी फिर क्या कर दिया जाता है, शेयर को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है प्रेफरेंस शेयर का? तो सबसे पहले देखो जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको फिक्स रेट से फिक्स्ड इनकम एक फिक्स हो जाता है कि हम लोग को इतना इनकम आना ही है, ठीक है। नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, इसका कंट्रोल में किसी प्रकार का इसका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ एक लग रहा है ज्वाइन कर रही है ये। हाँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से क्या लिखता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है, कंट्रोल रिमेंस होता है, मतलब कंट्रोल भी विथ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ठीक है। इसके पास जो भी कंट्रोल रहता है, कंट्रोल तो ऑर्डिनरी शेयर के जैसा ही रहता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं होता है। और सबसे पहले इसको क्या मिलता है, डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलता है, और पेमेंट में भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यही सब हम लोग का बेनिफिट होता है। इक्विटी देखो, रिडेम्पशन जब होता है, रिडेम्पशन मतलब याद रखना पेमेंट, हम लोग बार बार पढ़ते, रिडेम्पशन मतलब होता है पेमेंट, ठीक है। रिडेम्पशन मतलब होता है पेमेंट, ठीक है। रिडेम्पशन रिफर टू प्रोसेस बाय विच ए कंपनी बाय बैक, या तो बाय बैक मतलब खुद अपने से ले लेता है शेयर होल्डर से, या तो टाइपिकली एट ए फिक्स्ड रेट या आफ्टर सर्टेन पीरियड। देखो ध्यान से, फिक्स्ड रेट, सॉरी क्या लिखता है, रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, या तो कंपनी बायबैक ले लेता है, बायबैक मतलब पेमेंट कर देता है, सीधा समझो, पेमेंट कर देता है एक सर्टेन पीरियड के बाद। और ये प्रेफरेंस शेयर का एक सर्टेन पीरियड होता है, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 8 साल, ठीक है। मैक्सिमम 20 साल हो सकता है, देखना आगे होगा अभी रूल इसका, ठीक है। कहीं थ्योरी पेपर नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल भी, लेकिन इसका थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। की पॉइंट क्या है, लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या लिखता है कि कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। याद रखना, देखो जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करेंगे तो पैसा चाहिए ना, तो हम क्या लिखता है, हमेशा याद रखना ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, हमेशा इसको प्रॉफिट से ही हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। जो वो भी प्रॉफिट क्या, अवेलेबल फॉर डिविडेंड, अभी लिखवा देंगे कौन कौन सा प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। आउट ऑफ प्रोसेस फॉर, या तो फिर नया शेयर इशू करके, दो तरह से हम लोग प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, या तो नया शेयर इशू करके जिससे जो पैसा आएगा हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, या तो फिर, ठीक है, जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, अभी आगे बताएंगे कि कौन कौन सा प्रॉफिट हम लोग का अवेलेबल है डिविडेंड के लिए, ठीक है। तो वो सब वो प्रॉफिट से फिर हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। CRR, देखो इसका फुल फॉर्म याद रखना, नहीं शॉर्ट फॉर्म CRR, इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अगर प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट से पेमेंट किया जाता है, याद रखना, अगर प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट से पेमेंट, शेयर से नहीं प्रॉफिट से, नया शेयर इशू करके नहीं, अगर प्रॉफिट से शेयर को मतलब प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया जाता है तो मस्ट ट्रांसफर इन इक्विवेलेंट अमाउंट। देखो जितना पेमेंट होगा उतना के बराबर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जितना हम लोग प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे उतना हम लोग को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, ये नेसेसरी है, ठीक है। जब भी प्रॉफिट से अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो ये नेसेसरी है हम लोग का कि इतना का हम लोग को प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, ठीक है, CRR बनाना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले रिजोल्यूशन पास होता है, फिर पेमेंट करता है, और फिर पैसा ट्रांसफर करता है कहाँ, CRR में। जैसे एक एग्जांपल हम लोग के सामने है कि 1000 हम लोग को रिडमेवर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना है, ठीक है। कितना रुपया करके, 100 रुपया करके। तो सीधा सीधी समझना है कि 1000 है 100 रुपया करके, ठीक है। 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपया हम लोग को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 1 लाख, कब, 5 साल बाद,
ठीक है। तो 5 साल हम लोग को 5 साल बाद हम लोग को चाहिए कितना, 1 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ो। रूल्स फॉर इशू ऑफ प्रिफरेंस शेयर, देखो रूल भी इसमें है। ठीक है, तो अभी जो लिखवाए थे वही रूल है। सबसे पहले ऑथराइजेशन होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, AOA इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। आर्टिकल ऑफ देखो दो होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक कंपनी बनाने से पहले जो एग्रीमेंट सब तैयार किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर कंपनी को चलाने के लिए भी तो एक हम लोग को एग्रीमेंट चाहिए, हम लोग को स्टेटमेंट चाहिए, वो उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले इसको ऑथराइजेशन होना चाहिए हम लोग को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि हम लोग प्रीफरेंस शेयर को इशू कर सकते हैं। ठीक है, फिर शेयर होल्डर के द्वारा क्या लिखता है, द कंपनी मस्ट पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर लोग का जनरल मीटिंग होता है उसमें प्रीफरेंस शेयर के लिए इशू करने के लिए अप्रूविंग द इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर रिक्वायर्ड एटलीस्ट 75% अप्रूवल। कम से कम हम लोग को जितना हम लोग का शेयर होल्डर है ना उसका 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए कि उन लोग प्रीफरेंस शेयर इशू करने के पक्ष में है। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्म ऑफ इशू, ठीक है, टर्म ऑफ इशू जब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का डिविडेंड रेट चाहिए, रिडेम्पशन का पीरियड चाहिए, कितना दिन के पहले हम लोग कर सकते हैं, कितना दिन बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग का क्या लिखता है, कन्वर्टिबिलिटी, मतलब उसको बदल सकता है कि नहीं कभी शेयर या डिबेंचर में। उसके बाद क्या बोलते हैं वोटिंग राइट, उसको वोटिंग राइट समझो कि वोटिंग राइट जनरली नहीं रहता है। ठीक है, यूजुअली वोटिंग राइट उसको नहीं रहता है, कभी कभी स्पेशल किसी को मिल गया तो बात अलग है, नहीं तो नहीं रहता है। ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर मतलब क्या होता है, कम से कम देखो 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर 20 साल से ज़्यादा करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में करके 30 साल तक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। 20 साल कम 20 साल से ज़्यादा का मतलब नॉट एक्सीड 20 ईयर्स, देखो लिखा हुआ है। हाउएवर सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन कुछ अपवाद को छोड़कर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सबका कुछ अपवाद को छोड़ के कैन लिखता है वेयर द कैन एक्सीड्स 20 ईयर्स विद सर्टेन पीरियड। ठीक है, 20 साल से ज़्यादा नहीं। चलो आगे बढ़ते, लेकिन 20 साल ही मेन है। कैन नॉट इशूड, तो लिखा हुआ ना, कैन नॉट इशूड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर, 20 साल से ज़्यादा के लिए हम लोग इशूड नहीं कर सकते हैं। रेट तो पता ही है, फिक्स रेट रहेगा, इसका कोई नियम नहीं है कि 10% 20% क्या रहेगा, जितना परसेंट का रहेगा उतना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, रिडेम्पशन रूल देखो समझो अच्छा से। रिडेम्पशन रूल क्या है कि ज़्यादा देखो इसका प्रॉफिट से ही पेमेंट करना, दो ही तरीका है, या तो अवेलेबल फॉर प्रॉफिट, वो भी अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिविडेंड, जो हम लोग डिविडेंड के लिए प्रॉफिट अवेलेबल, वही प्रॉफिट को हम लोग यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और दूसरा बात कि हम लोग शेयर इशू करेंगे, उससे जो पैसा आएगा हम लोग वही दो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे तो हम लोग को फिर CRR बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे तो CRR हम लोग दो तरह से इशूड पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इशूड दो तरह से कर सकते हैं, या तो एड पर या तो पे एड प्रीमियम। अब डिस्काउंट पे बंद हो गया, ठीक है, डिस्काउंट पे इशूड नहीं कर सकता है। फिर क्या लिखता है, कंडीशन या रूल्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है तो ये भी बता ही दिए, वही सब कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन लेकिन यहाँ पर हम लोग का देखो कंपनी एक्ट जो 2013 में आया है ना, उसमें देखो सेक्शन 55 के अनुसार क्या लिखता है, ओनली रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। कौन प्रीफरेंस शेयर को हम लोग रिडीम कर सकते हैं, एक कंपनी कैन ओनली इशू रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, रिडीमेबल आर नॉट अलाउड। देखो कोई भी कंपनी रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर ही इशू कर सकता है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक डेट रहता है कि 10 साल 5 साल मैक्सिमम 20 साल के अंदर पेमेंट करना, उसको रिडीमेबल बोलते हैं, जिसमें टाइम का उल्लेख रहता है। ठीक है, मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड 20 हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। एक्सेप्शन है कि कुछ कंपनी का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सबका कुछ हम लोग का है, बाकी सब में हम लोग का 20 ईयर से ज़्यादा का इशू नहीं कर सकता है। सोर्स ऑफ रिडेम्पशन हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग जो रिडेम्पशन करेंगे या तो जो अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिविडेंड उससे कर सकते हैं, या तो नया शेयर जो इशू होगा उससे कर सकते हैं। ठीक है, CRR जितना का हम लोग प्रॉफिट से पेमेंट करते हैं, ठीक है, अगर प्रीफरेंस शेयर को अगर हम लोग प्रॉफिट से पेमेंट करते हैं तो जितना पेमेंट करेंगे उतना हम लोग को CRR बनाना पड़ेगा रिटेन अर्निंग से। पर्पस क्या है CRR बनाने का,
ठीक है, पर्पस क्या है सीआरआर बनाने का? द इंश्योर दैट कंपनी शेयर कैपिटल डज नॉट रिड्यूस्ड, क्योंकि हम लोग जब प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट करेंगे तो हम लोग का कंपनी का जो कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग सीआरआर बनाते हैं। कम सीआरआर कैन लेटर बी यूज फॉर यूजिंग फुल्ली बोनस शेयर। ठीक है, सीआरआर अगर हम लोग यूज ओनली फॉर यूजिंग, देखो इसको आज जो सीआरआर का जो बैलेंस रहेगा वो हम लोग उससे सिर्फ बोनस शेयर ही इशू कर सकते हैं, नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड एंड एनी अदर पर्पस। और जो सीआरआर का जो बैलेंस रहेगा उसको हम लोग कभी भी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज़ और क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो क्या इंपॉर्टेंट है, फुल्ली पेड शेयर। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर प्रीफरेंस शेयर 10 रुपया करके है तो उसको 10 का 10 पेमेंट होना चाहिए, तभी पेमेंट होगा। ओनली फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर। देखो ध्यान से, एक लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे प्रैक्टिकल में जितना चीज टॉपिक पढ़ा रहे हैं सबका प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट टॉपिक का जरूरत पड़ेगा उसमें, तो वहां पर हम लोग इंटरचेंज करेंगे, इसलिए ध्यान से समझो। हम लोग अगर प्रीफरेंस शेयर 10 रुपया करके है तो 10 का 10 पेमेंट होना चाहिए, तभी पेमेंट होगा। और अगर नहीं है, पार्टली पेड है, मान लो 10 रुपया करके था, ठीक है, 8 रुपये ही पेड है, तो जो 2 रुपया है ना सबसे पहले हम लोग को पेमेंट करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसका पेमेंट होगा। ठीक है, फिर लिखता है नो रिडेम्पशन अलाउड ड्यूरिंग द डिफॉल्ट। एक कंपनी कैन नॉट रिडीम प्रीफरेंस शेयर, एक कंपनी है वो प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट नहीं कर सकती है अगर उसका डिविडेंड बाकी है, ठीक है, या तो इंटरेस्ट बाकी है। ठीक है, द कंपनी डिफॉल्टेड रिपेइंग एनी डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट इंक्लूडिंग डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। अगर कोई भी कंपनी अगर है, अगर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट अगर ड्यू है तो उस प्रीफरेंस शेयर को पेमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, पेमेंट करने का क्या प्रोसेस है, तो देखो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग होता है उसमें अप्रूवल चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या करें, इनिमेशन टू आरओसी। आरओसी मतलब होता है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड पढ़ देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फिर अप्रूवल को भेज दिया जाता है। उसके बाद जितना है रिडेम्पशन सबका, वो सबका स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर किया जाता है कितना कितना कहाँ से कैसे कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद देखो रिडेम्पशन रेस्ट्रिक्शन ऑन द रिडेम्पशन एट ए प्रीमियम। क्या लिखता है, इफ द कंपनी चूज टू रिडीम प्रीफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम द प्रीमियम मस्ट बी पेड आउट ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या तो प्रॉफिट। देखो प्रीमियम को हम लोग हमेशा याद रखना, अगर प्रीमियम पर पेमेंट करना है, ठीक है, अगर प्रीमियम पर पेमेंट करना है तो दो ही चीज से हम लोग प्रीमियम ले सकते हैं, या तो प्रॉफिट से या तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर पहले से हम लोग के पास बैलेंस है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा जगह से प्रीमियम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, द कंपनी मस्ट इंश्योर दैट हैज सफिशिएंट रिजर्व एंड सरप्लस टू पे द रिडेम्पशन। कंपनी को एश्योर करना पड़ेगा कि उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस में पर्याप्त बैलेंस है। ठीक है, कौन कौन सा प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर सीआरआर, तो याद रखना जैसे जनरल रिजर्व सब, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, फिर देखो यही सब प्रॉफिट लेना है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ठीक है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड की ये सब, प्लस फ्री रिजर्व, जितना तरह का फ्री रिजर्व है। ठीक है, फ्री रिजर्व मतलब देख लो ध्यान से, बहुत सारा टॉपिक होता है फ्री रिजर्व में, बता देते हैं तुम लोग का, नीचे भी दिया हुआ है, देख लो नीचे भी हम लोग का दिया हुआ है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया बैलेंस, इसमें तुम लोग का बुक में और अच्छा से दिया हुआ है, बता देते हैं तुरंत। प्रीफरेंस शेयर लेसन नंबर हम लोग का 4 है ये, ठीक है, लेसन नंबर हम लोग का ये 4 है, इसमें हम लोग का दिया हुआ था थ्योरी में। ठीक है, इसको लिखवा देते कौन कौन सा है, थोड़ा सा याद रहेगा ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखो जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, फ्री रिजर्व में हम लोग का हो गया क्या क्या, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, सुनते जाओ, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, ये सब इंश्योरेंस फंड हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस फंड हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो गया, इसको हम तुम लोग को पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, लिख देते हैं पहले, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग का है कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, उसके बाद हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब प्रॉफिट ना हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रॉफिट हम लोग क्या कर सकते हैं, सीआरआर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो हम लोग सीआरआर के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे कैपिटल रिजर्व,
ठीक है। कैपिटल रिजर्व किसी भी, अगर कैपिटल से कोई रिजर्व बनाया गया तो नहीं, कैपिटल प्रॉफिट से अगर कोई रिजर्व बनाया गया है तो नहीं लेना है, रिवलेशन रिजर्व नहीं लेना है। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर बैलेंस है तो उससे हम लोग CRR नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखना है हम लोग को कौन सा प्रॉफिट लेना है, तो जो रिटेन अर्निंग संचित लाभ है उससे लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस से लेना है, और जनरल रिजर्व से लेना है, और किसी भी प्रकार का फ्री रिजर्व रहेगा उससे लेना है। बाकी सबसे हम लोग को CRR नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो रिडेम्पशन हम बता दिए, ये सब तो बता ही दिए हैं, जो जो पार हो रहा है सब हम बताए हैं तुम लोग को, ठीक है। दोबारा ये आ गया है इसमें, ये सब ना दोबारा आ गया, ठीक है, ये सब बताया हुआ। अब देखो यहाँ पर से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब इसका जर्नल एंट्री सब क्या क्या होगा, ठीक है। इसका ना बाद में ये तुम लोग को ग्रुप में भेज देंगे कौन कौन सा प्रॉफिट इंक्लूड है। देखो अगर शेयर फुल्ली, सुन लो ध्यान से, अब एंट्री समझो यहाँ से, ठीक है। एंट्री देखो, अगर हम क्या बोले थे 10 का शेयर है, सुनो 10 का शेयर है, 8 रुपया ही पेड है, तो कितना अनपेड है, 2 रुपया अनपेड है ना। तो पेमेंट करने से पहले 2 रुपया हम लोग को मांगना पड़ेगा, तो फाइनल कॉल का ही रेट, फाइनल कॉल का ही बनाएंगे एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल, पहले जो अनपेड कॉल है उसको मांग लेंगे, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर कॉल इन एरियर भी है तो भी डिमांड कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, तो कंपनी में जो एंट्री होता था वही होगा। अब समझो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, अब सुनो यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर को अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो देखो यहाँ एंट्री होगा, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर एट पर करेंगे, ठीक है, तो ये एंट्री होगा जो किया हुआ है, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और अगर पेमेंट करेंगे प्रीमियम पर, ठीक है, किस पे पेमेंट करेंगे, अगर प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये एंट्री होगा, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट अकाउंट होगा, और क्या, टू बैंक अकाउंट होगा। अगर इक्विटी शेयर इशू करते थे, देखो जैसे हम लोग एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर प्रीमियम पर इशूड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, अगर प्रीमियम पर इशूड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे हम लोग पहले करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। देखो CRR के बारे में देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, PL से बना सकते हैं, जनरल रिजर्व से बना सकते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल प्रॉफिट टू CRR, ये बनाने का है, ये CRR का एंट्री है, ठीक है, ठीक है। CRR का एंट्री होगा, अगर PL से बना रहे हैं तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू CRR, अगर जनरल रिजर्व से बना रहे हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉफिट से बना रहे हैं तो लिखेंगे कोई भी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू CRR, जैसा भी रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ ध्यान से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, जो हम बोले थे ना, प्रीमियम जो है, दो प्रीमियम जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो 2 अकाउंट से ले सकते हैं, या तो प्रीमियम से ले सकते हैं, पहले से हम लोग पास प्रीमियम है उससे, या तो जो हम लोग प्रीमियम पर अगर पेमेंट करेंगे तो कौन सा प्रीमियम का बात हो रहा है, देखो ये वाला बात हो रहा है, ठीक है। अगर प्रीमियम पर जो पेमेंट करेंगे तो प्रीमियम पर पेमेंट करेंगे वो पैसा कहाँ से आएगा, क्या कि देखो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो प्रीफरेंस से पेमेंट करना वो पैसा आएगा कहाँ से, तो 2 ही जगह से आ सकता है, या तो प्रॉफिट से CRR बना के, या तो नया शेयर इशू करके। तो प्रीमियम पर अगर ज़्यादा पर पेमेंट करेंगे तो प्रीमियम कहाँ से लेना है, तो प्रीमियम के बारे में रूल लिख दिया है कि प्रीमियम का पैसा या तो पहले से प्रीमियम उसका बैलेंस लेना है, या तो फिर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बैलेंस लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से वही चीज़ लिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ PL टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। इसका PDF तुम लोग को ग्रुप में भेज दे रहे थोड़ा देर में, ठीक है। इसको कुछ पूरा नहीं लिखना है, ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नो लिखना है, बाकी तुम लोग का मर्जी, अगर पूरा लिखना है तो पूरा भी थोड़ा सा करके लिख सकता है। अब सुन लो ध्यान से, देयर इज नो सफिशिएंट कैश, अगर मान लो हम लोग का कैश पूरा नहीं हुआ तो हम लोग देखो बैंक से लोन ले सकते हैं, कोई एसेट्स बेच सकते हैं, ठीक है, और पैसा और तो कहीं से ला सकते हैं, पैसा लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बैंक से लोन भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बेच सकते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो, या किसी प्रकार का करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अबे तो ऊपर में ड्यू एंट्री किए थे ना, देखो पेमेंट एंट्री वही होगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पहला एंट्री हो गया प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब पैसा कहाँ से आएगा जुगाड़ कर किया जाएगा।
अब फाइनल कॉल सब अगर फुली पेड बनाना है तो वही चीज़ जो ऊपर में ये लव एंट्री ऊपर में भी किया हुआ था, ठीक है। तो इतना ही हम लोग का शायद इसमें है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब बोनस शेयर का है, जब आएगा तो उसमें सोचा जाएगा बोनस शेयर के बारे में। अभी हम लोग को मेन पढ़ना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। मेन हम लोग को क्या पढ़ना है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। अगला क्लास से तुम लोग का गूगल मीट पर ही इसी पर और बाद में ऐप में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन थोड़ा देर में भेज देंगे इसका टोटल।